महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतली बाई एक अत्यंत धार्मिक महिला थीं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। बाल्यावस्था में ही वे धार्मिक और नैतिक कहानियों से प्रभावित हुए। उनके माता पिता की धार्मिकता और सत्यनिष्ठा ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। 1883 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा माखन से हुआ, जो बाद में उनके जीवन और संघर्ष में उनका साथ देती रहीं। गांधी जी का शुरुआती जीवन सरल था, जिसमें उन्होंने ईमानदारी, सादगी और सत्य के महत्व को सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूरी की, लेकिन उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन की पहली बड़ी चुनौती तब आई जब उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड में शिक्षा और परिवर्तन। 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से यह वचन लिया कि वे मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे। इंग्लैंड में जीवन गांधी जी के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वहां उन्होंने एक नई दुनिया देखी और विभिन्न विचारधाराओं से परिचित हुए। लंदन में रहते हुए गांधी जी ने शाकाहारी समाज, वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़कर शाकाहार का पालन किया और इससे उनके जीवन में अनुशासन आया। उन्होंने बाइबल, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसने उनके विचारों को और भी परिपक्व किया। इंग्लैंड में उन्होंने खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखा और भारतीयों के बीच उनकी स्थिति को समझा। 3 साल बाद 1891 में गांधी जी भारत लौटे और मुंबई में वकालत शुरू की। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और सत्याग्रह की नींव। 1893 में गांधी जी को एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो उनकी सोच और विचारधारा को बदलने में एक निर्णायक घटना बनी। पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे एक भारतीय थे और गोरे लोगों के साथ प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। इस घटना ने गांधी जी को गहरे तक झकझोर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। यहाँ से उनके जीवन में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरोध में अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग चुना। 1906 में उन्होंने ट्रांसवाल एशियाई विरोधी अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष किया, जिसने सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह की अवधारणा को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष ने न केवल भारतीय समुदाय को एकजुट किया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि अहिंसा के माध्यम से भी न्याय की प्राप्ति संभव है। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, जहां उनके अनुभवों ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने पूरे देश की यात्रा शुरू की ताकि वे भारतीय समाज और उसकी समस्याओं को समझ सकें। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में देश की स्थिति का अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को सुना। यहाँ किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। गांधी जी ने उनकी मदद के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया और किसानों को न्याय दिलाने में सफल रहे। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेरा जिले में किसानों की मदद के लिए खेरा सत्याग्रह शुरू किया। खेरा में अकाल की स्थिति थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कर में कोई राहत नहीं दी। गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और अंततः सरकार को करों में छूट देने के लिए मजबूर किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, जहां मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया और गांधी जी ने उन्हें समर्थन दिया। इन आंदोलनों ने गांधी जी को भारतीय जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता बना दिया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में उनके संघर्ष को और मजबूती दी।
असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला अध्याय था। इस घटना ने गांधी जी को गहरे तक प्रभावित किया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की योजना बनाई। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश वस्त्रों और सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने लोगों से स्वदेशी वस्त्र अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से अंग्रेजी शिक्षा, न्यायालयों और सरकारी सेवाओं का त्याग करने की अपील की। इस आंदोलन में किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जहां हिंसा भड़क गई थी, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं है। असहयोग आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना था। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी ने 24 दिनों में 240 मील की पैदल यात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन समर्थन जुटाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता की प्राप्ति। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भी बड़े आंदोलनों की योजना बनाई। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो, जिसमें गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़े संघर्ष की नींव रखी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। यह आंदोलन स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ। गांधी जी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस, जिसे अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। ये घटना भारतीय इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। घटना का विवरण। गांधी जी अपने दैनिक कार्यों के लिए बहुत अनुशासित थे। वे प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे, जहां वे भजन गाते थे और लोगों से संवाद करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस के बगीचे में जा रहे थे। उनके साथ उनकी पोती मनु और आभा भी थी, जो उन्हें सहारा देकर ले जा रही थी। गांधी जी हमेशा की तरह प्रार्थना सभा के लिए निकले। वह अपनी पोती के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। जैसे ही गांधी जी अपने बगीचे की तरफ बढ़े, एक व्यक्ति जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, भीड़ से निकलकर उनके सामने आ गया। उसने पहले गांधी जी को प्रणाम किया और फिर अचानक पिस्तौल निकालकर उन पर 3 गोलियां चला दी। गोलियां गांधी जी के पेट और सीने में लगीं। गोली लगते ही गांधी जी गिर गए और उन्होंने हे राम कहा, जो उनके आखिरी शब्द थे। गांधी जी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। हत्या के पीछे की वजह। नाथूराम गोडसे, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी था, ने गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह गांधी जी की नीतियों और उनके विचारों से असहमति रखता था। गोडसे और उसके सहयोगियों को लगता था कि गांधी जी ने मुसलमानों के प्रति बहुत उदारता दिखाई और विभाजन के बाद पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने के लिए जोर दिया। गोडसे ने यह मान लिया कि गांधी जी की अहिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द की नीति हिंदू समुदाय के हितों के खिलाफ थी। इस घटना के बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ उनके सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी और इस घटना की कड़ी निंदा की गई। गोडसे को बाद में मुकदमे के बाद फांसी दी गई। गांधी जी की विरासत। गांधी जी की हत्या ने उनके विचारों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता को और भी बढ़ा दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा प्रचारित अहिंसा, सत्य और सांप्रदायिक सौहार्द के संदेशों ने
भारतीय समाज और दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत बनकर मानवता के लिए एक मिसाल कायम की। गांधी जी के सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर दुनिया में शांति और न्याय की स्थापना के प्रयास जारी हैं।